वो आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे समाजवाद किसे कहते हैं। ठीक है, समाजवाद सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पर केवल एक ही सरकार होती है, एक ही पार्टी होती है जो पूरे राज्य का संचालन स्वयं करती है। ठीक है, और इसमें पूंजीवादी का पूर्ण रूप से क्या करा जाता है, विरोध किया जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता समाजवाद के अंदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसके अंदर। समाजवाद एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विचारधारा है जिसका मूल उद्देश्य होता है समाज में समानता, न्याय और समृद्धि स्थापित करना। ये है विचारधारा पूंजीवादी की क्या होती है, विरुद्ध होती है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर मल्टी पार्टी, व्यक्ति के हित, इन सब की ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहता है। उसमें कहा जाता है कि जो भी समाज में बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं ये पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हो रही है, हमें मजदूर वर्ग के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, और संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व पर जोर देती है। ठीक है, संसाधन के सामूहिक स्वामित्व के ऊपर, यानी संसाधनों पर किसी प्राइवेट कंपनी इन सब का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए, जो समाज के सभी लोगों में समान रूप से बांट सके, ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिल सके और आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समृद्धि और न्याय दिलाना है, जिससे किसी भी व्यक्ति को शोषण ना हो सके। ठीक है, अब आता है समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। समाजवाद की जो जड़ें हैं औद्योगिक क्रांति के बाद स्टार्ट हुई थी। 1800 और 19वीं शताब्दी में इसको देखा गया था, लेकिन रियलिटी में सामने जो होगी आई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत के समय आ गई थी। ठीक है, 1917 में आ गई थी लगभग, जब लेनिन ने इसको आगे बढ़ाया था। इस क्रांति के दौरान पूंजीपतियों ने बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया, जबकि श्रमिक वर्ग अत्यधिक शोषण और गरीबी का शिकार हुआ था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ था, साम्यवादी विचारधारा सामने आई थी। इन असमानताओं के खिलाफ कई विचारधाराओं ने आवाज़ उठाई और एक नए सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता क्या हुई, महसूस हुई। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 में समाजवाद वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना करते हुए वर्ग संघर्ष और सर्वहारा यानी कि श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए बात उठाई और उनके लिए कार्य करना शुरू किया। उनको एक यूनियन की निर्माण करा और उनको भी कहा गया कि भाई इन जैसे अमीर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनका भी विकास होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अब आगे लेनिन ये 1917 में आए थे। ठीक है, रूस की अक्टूबर क्रांति 1917 ने लेनिन, जिन्होंने समाजवादी सरकार की स्थापना की थी और समाजवाद को व्यवहारिक रूप दिया था, इन्होंने एक देश में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर साम्यवाद को स्थापित भी कर दिया था और पूंजीवादी व्यवस्था का इन्होंने क्या करा था, पूर्ण रूप से विरोध किया था। और एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पर, कि जो पूरी तरीके से क्या करती थी, देश के संसाधनों का मतलब एक ही पार्टी का निर्माण करा जो पूरी तरीके से सरकार के लिए आम जनता के अधिकारों के लिए काम करती थी। ठीक है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारे संसाधनों पर सरकार का कंट्रोल था, वही अपने देश में सारी सुविधाएं बनाती थी। और कम्युनिस्ट पार्टी से एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पे कोई गरीब नहीं था और पूरा देश आत्मनिर्भर था, सब कुछ स्वयं बनाते थे। चलो कोई बात। साम्यवाद के प्रमुख सिद्धांत कि संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व होना, यानी कि सरकार के पास सारी संपत्ति का अधिकार होता है और वो उस चीज़ों को तो समाज में इक्वली बांटती है। ठीक है, ताकि किसी को भी ज़्यादा या कम का अभाव ना हो कि यार उसको ज़्यादा मिल गया मुझे कम मिला, ऐसा किसी को ना महसूस हो। ठीक है, आर्थिक समानता यानी कि यहाँ सबको रोज़गार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता, ना कोई ज़्यादा गरीब हो सकता। ठीक है, सामाजिक न्याय यानी क्या है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। योजनाएं आधारित अर्थव्यवस्था यानी प्लानिंग से सारा काम होगा, ताकि ताकि समाज के सभी वर्गों को आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है प्लान के खिलाफ जाएगा और उसको बार बार नहीं बदला जाएगा, और प्लान के अंदर जो भी हर क्षेत्र के वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, ताकि किसी के साथ भी
ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा संपत्ति मिल जाए या किसी को ज़्यादा शक्ति मिल जाए या किसी को ज़्यादा आर्थिक सुविधाएं मिल जाए, कोई वंचित रह जाए, ऐसा नहीं। सबको, समाज के सभी वर्गों को समान रूप से बंटवारा सुविधाओं का होगा। इसमें लिखा है एक ही सरकार व पार्टी की शासन व्यवस्था स्थापित होना, जो पूरी तरीके से एक ही देश के शासन व्यवस्था को संचालित करती है। एग्जाम्पल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये इसके कुछ टाइप्स हैं कि समाजवाद के प्रकार क्या हैं। एक आता है लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि यह समाजवाद लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत कार्य करता है, जहां सरकार समाजवादी नीतियों को लागू करती है लेकिन नागरिकों को स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस वाले यानी लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर क्या होता है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स ये सब चीज़ें दी जाएंगी। वहाँ पे क्या होता है समाजवाद के अंदर, मीडिया ये सब कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर क्या है कि आम जनता को भी उनके जो जीने के अधिकार हैं वो दिए जाते हैं। एक कानून व्यवस्था होती है यहाँ पर। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, और उनका जो सुरक्षा है एक कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे तो सरकार करती है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर एक कोर्ट वगैरह इस कानून व्यवस्था बनाई होती है। अब आता है साम्यवादी समाजवाद। ये पूर्ण समाजवाद की अवस्था है जिसमें निजी संपत्ति समाप्त हो जाती है, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा का पूरी तरीके से यहाँ पे विरोध किया जाता है। ठीक है, अब अगला है हमारा गांधीवादी समाजवाद। तो इसमें इनका सीधा सा मतलब सत्य, अहिंसा और विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था, यानी कि शक्ति का ठीक प्रकार से बंटवारा होना चाहिए ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास हो सके। ठीक है, और गांधी जी हमेशा कहते हैं कि सत्ता का बंटवारा और कार्य हमेशा निचले स्तर से होना चाहिए, क्योंकि आपने स्थानीय शासन भी पढ़ा होगा। स्थानीय शासन क्या है? जनता के करीब का शासन। और गांधी जी इसी का समर्थन करते हैं कि हमेशा जो कार्य करना चाहिए वो एकदम ज़मीन से करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, शासन कोई नीति पॉलिसी बनाएंगे, ऊपर से बनाएंगे बड़े लोगों के क्रीमी लेयर के हिसाब से, तो उनको लाभ हो जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो वो लोगों को मिल ही नहीं पाता। एक गांधी जी का था कि पहले स्थानीय शासन को मजबूत करो तो ऊपर की चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, यानी कि पहले नींव मजबूत करो। ठीक है, समाजवाद वर्सेस पूंजीवाद, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। सीधा सा है कि संपत्ति का स्वामित्व किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। सार्वजनिक, इसमें निजी संपत्ति, कंपनियां, आर्थिक समानता, सभी के लिए समान अवसर, धन का असमान वितरण हो जाता है, कोई अमीर है कोई गरीब है। अर्थव्यवस्था नियंत्रित सरकार, या यहाँ पे समाज को हटा दो, सरकार द्वारा होता है, यहाँ पे बाजार के द्वारा होता है। श्रमिकों की स्थिति यहाँ पे अच्छी होती है, यहाँ पे बेकार हो जाती है, इनका शोषण होता है। लाभ वितरण समाज कल्याण के लिए होना, यहाँ पे व्यक्तिगत हो जाता है। ठीक है, अब आता है समाजवाद के लाभ, फिर इसके बाद इसकी आलोचना भी पढ़ लेंगे, फिर इसके निष्कर्ष पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लाभ क्या हैं? आर्थिक समानता होगी तो समाजवाद होने से क्या है, कोई अमीर या गरीब नहीं होगा, सब इक्वल रहेंगे, तो वो तो हो गया। श्रमिक कल्याण होगा, मजदूर इसमें क्या है, खुश रहते हैं। सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता की सारी चीज़ सरकार के कंट्रोल में, तो सरकार पूरा इस चीज़ का ध्यान रखती है कि सरकारी नीतियाँ पूरी तरीके से लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसका कितना लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सामाजिक स्थिरता होती है, इसमें किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, और संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाता है, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उस देश के, उसका अच्छा कुशल प्रयोग किया जाए ताकि जनता को पूर्ण रूप से उसका लाभ मिल सके। अब इसकी कुछ आलोचना भी है, तो आलोचना आप भी समझ सकते हो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तो यहाँ बात ही नहीं करता है इसके अंदर, समाजवाद के अंदर। तो उसके अंदर निजी संपत्ति, व्यवसाय, इन सब चीज़ की कभी भावना उत्पन्न ही नहीं होगी, तो देश का विकास भी क्या होगा, कम होगा। तो वही सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि देश की प्रगति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जब उसको लगेगा कि यार मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होना नहीं है, तो मैं क्यों ज़्यादा इतना इफ़ेक्टिव तरीके से काम करूँ। जैसे कोई जॉब का एम्प्लॉय होता है, उसे पता है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, मेरे को ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा, मेरे को ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं क्यों काम करूँ, या फिर मैं काम को क्यों फुल पोटेंशियल अच्छे तरीके से करूँ, तो मुझे उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है।
या उस तरह का मुझे ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो भाई जैसा चला चलने देते हैं जी। तो यहाँ पे भी वही तरीका है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी का और भ्रष्टाचार, क्योंकि जब एक ही सरकार होगी तो एक ही कर्मचारी होंगे, उनको पता है हटाया जा नहीं सकता, तो वो भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें तो होनी है। सरकारी डिपार्टमेंट में भी आप देख सकते हो कितना भ्रष्टाचार होता है, इस बैंक से उस बैंक से, उस बैंक से इस बैंक पे जाओ। प्रेरणा की कमी, क्योंकि कोई मोटिवेशन चीज़ ही नहीं है, तो कोई ज़्यादा मेहनत करेगा भी नहीं। यहाँ पे विकास तो होता है लेकिन बहुत धीमी गति से होता है ना। तो निष्कर्ष आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। वीडियो को 1 मिनट रोक के आपको समझ आ जाएगा, अगर आप शुरू से सारी चीज़ देख रहे तो निष्कर्ष भी आपको समझ आ जाएगा। कोई इतना बड़ा हार्ड नहीं होता है, जो भी आपने पढ़ा है उसको कम शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है। साम्यवाद सही भी है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ाना तो साम्यवाद में थोड़ा बहुत सुधार करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी फांसीवाद के ऊपर।